ये मैं कर देता हूँ। जी, ये स्क्रीन शेयर आपसे हो रही है? यस सर। Sure. ओके। अच्छा, इस तरह है कि मुझे यही कहा गया कि अभी आपको ना स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे ना लेक्चर देना है। तो मैं स्मार्ट कॉन्टैक्ट को भी इंक्लूड करूँगा, इसके वो डिफरेंट एस्पेक्ट को भी करूँगा। लेकिन अगर ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमें ये कहना चाहिए, हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो पढ़ लिया है। तो अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है? नॉर्मली हमारे जहन में जो चीज़ आती है वो आती है क्रिप्टो करेंसी। इसके अलावा कुछ नहीं आता, यानी अगर आपने कोई चीज़ें ना पढ़े आल तो आप ऐसे नहीं है, लेकिन नॉर्मली इस तरह होता है। तो आपने क्योंकि अब थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो आपको पता है कि ब्लॉकचेन नॉट ओनली फॉर क्रिप्टो करेंसीज, वी कैन यूज़ इट इन डिफरेंट फील्ड्स एज वेल। सो इस लेक्चर में हम ब्लॉकचेन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो थोड़े से बताएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा बताएंगे, इथेरियम का थोड़ा सा बताएंगे, और कोशिश करेंगे जिस लेवल तक आप जाना चाहें तो हम उस लेवल तक इसको लेके जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आपने देख लिया क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो आप में से कोई बच्चा मुझे सिर्फ ये बता देगा इन शॉर्ट क्रिप्टो करेंसी आपके जहन में क्या आती है? एक नॉर्मल करेंसी है, एक क्रिप्टो करेंसी है, तो इसमें क्या डिफरेंस आपको फील हुआ अभी तक पढ़ने तक ब्लॉकचेन को? कोई एनीवन? कोई ज़रूरी नहीं है गलत हो सही हो, कुछ भी आपके जहन में हो, ताकि अगर गलत हो तो मैं करेक्ट कर दूं, सही हो तो मैं इंडोर्स कर दूं। एनीवन फ्रॉम यू? क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है? सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बनाया गया जिससे पैसों की ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ना की जाए बल्कि पीयर टू पीयर की जाए डायरेक्टली। ठीक है, बहुत अच्छे है, वेरी गुड। लेकिन ये बताएं, ट्रांजैक्शन तो हम कर रहे हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे इसमें कहाँ से आते हैं? यानी जैसे अब हमारे बैंक अकाउंट्स हैं तो उसमें हमारे पैसे पड़े हुए हैं, स्टोर हैं, और हमारा बैलेंस उसमें अपडेट हो रहा है। वही बैलेंस यूज़ करते हुए हम कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसे सेंड करते हैं या कहीं से रिसीव करते हैं। तो इसमें पैसे कहाँ पर पड़े हुए हैं और कैसे पड़े हुए हैं? जैसे हम नॉर्मल लाइफ में तो ये है कि जॉब करते हैं, वो हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल देते हैं और उन्हीं को फिर हम यूज़ करते हैं। तो इसमें कहाँ से आते हैं पैसे? यानी जो क्रिप्टो करेंसी है वो कहाँ से आती है? जी, एनीवन? ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे, इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको इम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ओवरऑल कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, कोई बंदा बताएगा? एनीवन? क्योंकि अब आप यानी स्टूडेंट नहीं, अब आपने खुद जाके ये चीज़ें पढ़ानी है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये करेंसी जो है ना, हम कहीं से कोई ले नहीं सकते, ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही प्रोड्यूस हो रही है। जैसे आम करेंसी होती है, वो हम स्टेट बैंक छापता है, नोट छापता है, मशीन होती है बाकायदा फिज़िकल, और उससे बनते हैं। जितनी हमें मुल्क को ज़रूरत हो उतनी हम छाप देते हैं, और होता ये है कि इन्फ्लेशन हो जाती है और करेंसी हम छापना नोटना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बैक एंड पे वर्थ उसकी नहीं होती, इसलिए हमारी इन्फ्लेशन आ जाती है। तो क्रिप्टो करेंसी इस तरह का सेटअप नहीं है, ठीक है। इसमें हम एक दूसरे को करेंसी सेंड रिसीव कर सकते हैं, लेकिन ये होती कैसे है? फिजिकल नहीं होती, सॉफ्ट कॉपी में होती है, सॉफ्ट फॉर्म में होती है। एक कोड है बिटकॉइन का, फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है बिटकॉइन का, इथेरियम का भी है। तो वो बेसिकली हम उसके थ्रू हम ये बनाते हैं। यानी ये हार्ड फॉर्म में नहीं है, पेपर फॉर्म में नहीं है। जस्ट आपका एक वॉलेट होगा जहाँ पर आपको ये शो होगा कि आपके पास इतनी क्रिप्टो करेंसी है, और डेफिनेटली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करके बनाई गई है। तो क्रिप्टो करेंसीज कितनी हैं? जब मैं ये स्लाइड्स बना रहा था तो उस टाइम मेरे ख्याल में कोई मोर देन
6000 क्रिप्टो करेंसीज थी जो कि पब्लिकली ट्रेड हो रही हैं। मतलब कॉइन मार्केट कैप डॉट कॉम है जहाँ पर आप कोई इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। और वो बेसिकली उधर आप सेल परचेज कर सकते हैं ये क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसीज में मनी रेजिंग का एक ही मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं ICOs, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। इसके तहत हम अपनी क्रिप्टो करेंसीज की वर्थ बढ़ाते हैं। यानी जैसे अगर हम नोट छापना शुरू कर दें और बैक एंड पे कुछ ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसी तरह ICOs जो हैं ये भी हमें बेसिकली ये सपोर्ट करते हैं अपने हमारी क्रिप्टो करेंसीज को। तो हम लोगों से बिलियंस मिलियंस डॉलर में पैसे लेते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी को बैक करने के लिए, पैच करने के लिए, और फिर उसकी वर्थ, उसका ट्रस्ट बढ़ता जाता है ऐसा ऐसा। तो ये डिफरेंट टाइप्स की क्रिप्टो करेंसीज थी जो मैंने इधर शो की हैं। इसकी चीज़ें अपडेटेड होनी है, वो मैंने नहीं की। और अगर हम अब तक देखें जो बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। बिटकॉइन की वर्थ सबसे ज़्यादा है, यानी उसकी कैपिटलाइजेशन जो है मोर देन 500 बिलियंस डॉलर है। इथेरियम की सेकंड लार्जेस्ट है, वो 142 या 143 बिलियन डॉलर। इस तरह टीजर है, पोल्काडॉट है, XRP है, कार्डिनो है, चेन लिंक्स है, लाइट कॉइन है, बिटकॉइन कैश है, बिनांस कॉइन है। यानी ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि टॉप पे आ रही है। मे भी अपडेटेड हो तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, नॉर्मली इस तरह ही है। तो बिटकॉइन के कंपोनेंट क्या है बेसिकली, ये क्रिप्टो करेंसीज में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एक ब्लॉकचेन होना चाहिए, फिर प्राइवेट कीज होनी चाहिए जिनके तहत हम अपने वॉलेट्स को साइन इन साइन आउट कर सकें, सिग्नेचर कर सकें, जो कि ऑनरशिप को बेसिकली ये एक किस्म की एक मिनट मैं देखना चाह रहा हूँ ये इसमें, इसको मैं, हाँ ये है, ये पेन आ गया। बेसिकली इसमें ओनरशिप होती है आपके वॉलेट्स में, तो ये बताती है कि आप वाकई वही यूज़र हैं जिनके पास ये कॉइन्स हैं। और चौथा जो है वो माइनर होता है। एक मिनट होल्ड करें, एक मिनट होल्ड करें। ओके। अच्छा जी। तो ये ओनरशिप के तहत ही हम करते हैं। और चौथी जो चीज़ आती है वो माइनर आती है। माइनर क्या है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि एक ब्लॉक को वैलिडेट करता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फिनाइट सप्लाई। आम फिएट करेंसी की तरह नहीं है कि आप जितना चाहें छाप दें। और मेरे ख्याल में 21 मिलियंस बिटकॉइंस हैं टोटल जो बननी है, या शायद बिलियंस है। किसी को है आइडिया इसका, मिलियन बिलियंस का, कि ये मिलियन बिटकॉइन मिलियन में है 21 बिलियन में है? यस, मिलियन में से। मिलियन में, हाँ मेरे ख्याल में मुझे भी यही लग रहा था मिलियन में है। तो 21 मिलियंस बेसिकली बिटकॉइंस हैं जो टोटल सप्लाई है। इतनी बनेगी, इसके बाद न्यू बिटकॉइन नहीं आएगी, वही 21 मिलियंस बिटकॉइन सर्कुलेट होंगे। और मेरे ख्याल में इसका मोर देन 90% शायद माइन, या इसको हम एक टेक्निकल टर्म होता है वो बर्न हो चुका है। तो आखिर में ये 22 सेंचुरी में ये तकरीबन तमाम माइंड हो जाएंगे और जस्ट ट्रांजैक्शन फीस की बेस पे लोग कमाएंगे। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो नॉर्मल रेयर लाइफ में होता है वो एक्सचेंज होती है, जिसके तहत आप ये बिटकॉइंस और करेंसीज आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, ले सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए खत्म क्यों नहीं हो रहा ये, हाँ जी, ये इसको, ओके। बिटकॉइन की कंपोनेंट ये हो गया है। उसके बाद हाउ बिटकॉइन वर्क्स है वो ये आपने ऑलरेडी देख लिया, इसको दोबारा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक एलिस ने बॉब को अगर बिटकॉइन सेंड करने हैं
तो वो ट्रांजैक्शन बनाएगा, वेन माइनर वेरीफाई करेंगे, ब्लॉकचेन का हिस्सा बनेंगे, वो ब्लॉकचेन का हिस्सा बनेगा और वो सारे उसको वेरीफाई करेंगे और वो एक ब्लॉक एंड में जाके ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाएगा। तो ये तो सिंपल ब्लॉकचेन का ही हिस्सा है। तो अब ये है कि इसमें एक चीज़ थी कंफर्मेशन। आपने एक ब्लॉक बना लिया, दूसरा ब्लॉक बना दिया, यहाँ तक कंफर्मेशन एक है, यानी पीछे एक ब्लॉक है जो भी बना है और इसकी कंफर्मेशन, इस ब्लॉक की कंफर्मेशन एक है। अगर एक और ब्लॉक बन जाएगा तो ये इसका मतलब ये है कि ये वेरीफाई हुआ है तो एक और ब्लॉक बना है, तो इसकी यहाँ पर आके सेकंड कंफर्मेशन आ जाएगी। फिर अगर इसी चेन में एक और ब्लॉक ऐड हो जाता है ये वाला, तो ये यूं समझने कि थर्ड कंफर्मेशन आ जाएगी। थर्ड कंफर्मेशन अब किसकी आ रही है? इस न्यू ब्लॉक की, ये जो बनी, यानी अब ये कंफर्म होते जा रहे हैं। जितना ये ओल्ड होते जाएंगे, जितने न्यू से न्यू ब्लॉक ऐड होते जाएंगे, ये बेसिकली आपकी पुरानी ट्रांजेक्शन जो है ना वो कंफर्म होती जाएंगी, उसके चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, वो अब रिवर्ट नहीं हो सकेगी। ये भी हमने पढ़ा था कि बिटकॉइन जो है पावर यूजर बहुत ज़्यादा लेता है, एनर्जी कंजम्पशन इसका बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 5 मिलियन यूएस होल्ड यूनाइटेड स्टेट में जो हाउस होल्ड वो हैं घर हैं, उनकी तकरीबन 5 मिलियन का जितनी बिजली खर्च होती है उतनी बिटकॉइन पे एनुअली खर्च होती है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर हम कंपेयर करें बिटकॉइन और ट्रेडिशनल करेंसी को, जिसको हम बाज़ दफ़ा फिएट करेंसी भी कहते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि बिटकॉइन जो करेंसी है वो कंसेंसस एल्गोरिदम पे ही डिपेंड करती है। उस पर कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जैसा कि ट्रेडिशनल करेंसी में होता है। अच्छा, इसमें एनोनिमस आईडी होती है, कोई आपको नहीं पता होता पीछे ये वाला वॉलेट है, ये वाला यूज़र है, ये है कौन, ये पता नहीं होता, एनोनिमस होता। जबकि ट्रेडिशनल बैंक में आपको एनएससी, पासपोर्ट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मांगते रहते हैं, फिर जाकर आपको बैंक अकाउंट खुलता है और फिर आप नॉन एनोनिमस होते हैं, यानी आपको ट्रेस बैक किया जा सकता है। इसकी सप्लाई है 21 मिलियन बिटकॉइन, इसकी अनलिमिटेड है, यानी ट्रेडिशनल की अनलिमिटेड है। और इसका सबसे बड़ा जो ट्रस्ट है बिटकॉइन का ट्रस्ट है इसका ओपन सोर्स कोड, कि कोई चीज़ छुपाई हुई नहीं है, ये देख लें सारे। इसमें अगर कोई अटैक करना चाहे अटैक कर ले, अगर कर सकता है, तो अभी तक तो नहीं हुआ। और इसलिए लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन की। का आप देखें प्राइस बढ़ती जा रही है। सीक्रेट क्लोज सोर्स है ट्रेडिशनल का, नहीं बताया जाता प्रिंटिंग कैसे की जाती है, नहीं बताया जाता ये सिग्नेचर कैसे होते हैं, ये नोट के अंदर तार कैसे डालते हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, सीक्रेट होती हैं। इसलिए फिर जब सीक्रेट होती है तो फिर दो नंबरी भी होती है, एक जाली नोट आ जाता है और पता भी नहीं चलता। ये प्रॉब्लम है फिएट करेंसी में, ट्रेडिशनल करेंसी में। अगर देखा जाए बिटकॉइन करेंसी की, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, मैं बिटकॉइन के अलावा इथेरियम में भी बना सकता हूँ, और मैं रख दूँ कि मेरी करेंसी है, उसका नाम है आमिर, और उसकी वैल्यू है $1, मैं रख दूँ, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। और हो सकता है मुझे पूछने वाला भी ना हो और मेरी करेंसी लेने वाला भी कोई ना हो, मैं बेशक एक डॉलर रख दूँ। तो ये बेसिकली ट्रस्ट होता है, जितना ज़्यादा यूजर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा उतनी आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। ज़रूरी नहीं है बिटकॉइन की, यानी कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो। ट्रेडिशनल करेंसी क्या होती है? कन्वेंशनल करेंसी, उसमें आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसकी वैल्यू क्या है, किसके बराबर है। ये बिटकॉइन का एक इकोसिस्टम है। अगर आप देखें, अगर आप डेवलपर हैं तो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे बिटकॉइन का, और नेटवर्क में अपडेट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप ही बना के अपडेट कर देंगे, पूरी कम्युनिटी अगर उस पर कंसेंसस बिल्टअप हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर में, तो कम्युनिटी डिसाइड करती है कि अब इसको हम अपडेट करें या अपग्रेड करें या ना करें इस नेटवर्क के ऊपर। फिर उसके बाद माइनिंग पूल होता है जो कि माइनिंग करता है, और उसके दौरान बिटकॉइन बनते हैं और वो बिटकॉइन होल्डर के पास चले जाते हैं। और ये माइनिंग पूल बनाने के लिए डेफिनेटली डिवाइस मेकर की ज़रूरत पड़ती है, वो हैश जनरेट करने वाले वो बनाते हैं। और इसके अलावा ये जो नेटवर्क है सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से भी कनेक्टेड होता है। मर्चेंट उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू चीज़ें लेते हैं, सेल परचेज करते हैं, या एक्सचेंज भी होती हैं, एक्सचेंज के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, या इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्ट भी कर सकता है।
तो ये एक इकोसिस्टम है बिटकॉइन का। इसकी अगर डायमेंशन देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज की कुछ क्रिप्टो करेंसीज पे सिक्योरिटी पे काम हुआ है और प्राइवेसी पे काम हुआ है। जैसे बिटकॉइन हर कोई देख सकता है, पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन बंदे हैं कुछ कंट्रीज है वो कहते हैं हम अपनी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन क्यों पब्लिकली अवेलेबल करें, तो ये सिक्योर होना चाहिए। तो उस पे काम हुआ था, उस पे जी कैश के नाम से या मोनोरियो के नाम से हुआ था, उन्होंने सिक्योरिटी और प्राइवेसी दी थी। इस तरह इथेरियम ने प्रोग्रामेबिलिटी दी है कि हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग की एबिलिटी दी है। और प्राइस स्टेबिलिटी के लिए यूएसडी है। और इसी तरह इनोवेशन डिफरेंट एल्गोरिदम बनाए गए हैं, वो पीपीसी है, नेक्स्ट है, ईओएस है। इस तरह ऑनलाइन ये रिपल और आयोटा बनाए गए स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट डायमेंशन पे काम करने के लिए बिटकॉइंस को डिफरेंट तरीके से मोल्ड किया गया है, डिफरेंट उसकी फॉर्म्स दी गई हैं ताकि आप उसके ऊपर कुछ और काम कर सके, सिवाय ये ना हो कि हम मनी पे ही मैं ट्रस्ट कर रहे हैं। तो अब आपको ये बताना तो मेरे ख्याल में शायद इतना ज़रूरी नहीं होगा कि आप क्रिप्टो करेंसी किस तरह बाय कर सकते हैं। या ऑलरेडी आपको पता है एक्सचेंज के थ्रू भी है, वॉलेट के थ्रू भी है, आप माइनर बन जाएं, या आप कोई चीज़ सेल परचेज करें और उनके बदले आप बिटकॉइन ले लें, या एक्सचेंज पर डायरेक्ट चले जाएं और आप बिटकॉइन परचेज कर लें। क्रिप्टो करेंसी अक्सर कंट्रीज में इलीगल है, अलाउ नहीं करता, क्योंकि इस पे कंट्रोल नहीं है, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी नहीं है, बैंक इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम्स हैं कुछ कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज इसको अलाउ नहीं कर रही। इसमें क्योंकि प्रॉब्लम भी है, स्कैम्स भी हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किस क्रिप्टो करेंसीज में इन्वॉल्वमेंट करनी है, किस में नहीं करनी। और स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने इसमें ये गारंटी करनी है कि आप स्कैम का हिस्सा भी ना बने। तो इसकी ये है कि आप जब भी कोई चीज़ सेल परचेज कर रहे हो, गूगल कर लिया करें, उस कंपनी की वर्थ देख लिया करें, उसके फाउंडर कौन से हैं, कैसे उन्होंने अपनी करेंसी लॉन्च की है। नॉर्मली होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, आईसीओ। इसके तहत क्या करते हैं, टोकन बेचे जाते हैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है वो आगे चल के आपको बताऊंगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप मुझे रोक के क्वेश्चन कर सकते हैं। वो टोकन्स बेचे जाते हैं, ऐसे समझ लें कि ये शेयर्स हैं टोकन, वो शेयर्स बेचे जाते हैं और उसकी वैल्यू फिर बढ़ती है या कम होती है, तो उसी हिसाब से आपके शेयर्स या टोकन की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। इनके तहत आप चीज़ें सेल परचेज कर। अब ये नहीं है कि हर कोई बंदा जो है ना आईसीओ करके अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करा दे, नहीं, इसके लिए बाकायदा एक फॉर्मेलिटीज़ हैं, मसलन वाइट पेपर्स लिखने पड़ते हैं, और ये बताना पड़ता है कि आपकी टेक्निकल टीम कौन सी है, प्रोफेसर्स कौन से हैं, रिसर्च टीम कौन सी है, और आपने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ब्लॉकचेन की, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। तो फिर जाके वो टोकन्स का हिस्सा बनती है और लोग उसको खरीदते हैं, ठीक है, और लोग उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड रेज होते हैं। अब ये फंड रेजिंग टोकन के तहत भी होते हैं, जिसको हम जिसको हम सिक्योरिटी टोकन कहते हैं, यानी पैसे दे के हम टोकन लेते हैं और वो ट्रेडेबल होते हैं। और कुछ टोकन होते हैं यूटिलिटी टोकन, मसलन आप में से आईपीएफएस का नाम शायद सुना हो किसी ने, कि इंटरनेट के ऊपर ना फाइल सेविंग होती है ब्लॉकचेन की। तो उस एप्लीकेशन को अगर आपने यूज़ करना है तो आपको ये वाले यूटिलिटी टोकन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फाइल कॉइन है, आपके पास फाइल कॉइन होंगे तो आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर। इस स्कैम के बार बार कह रहा हूँ कि आप जब भी इन्वेस्ट करें, आप पहले उसकी वर्थ देख लें, कंपनी की रिप्यूट देख लें, उसके फाउंडर देख लें। ऐसे तो नहीं है कि ये कोई बंदा भी ऐसे बस वेबसाइट बना के और वो सेल परचेज कर रहा है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, वो है जो ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म हैं, उसमें ये है कि आप बिटकॉइन तो आपने देख लिया है, एक प्लेटफॉर्म तो वो है बिटकॉइन के लिए, लेकिन हमने अब आगे जाना है, तो आगे हम इथेरियम आता है,
जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एक क्रॉस इंटरडिसिप्लिनरी इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म है, जिस पे हम कुछ भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आयोटा बेस पे है या करेंसी बेस पे, क्रिप्टो करेंसी। इसके अलावा हाइपरलेजर है। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या पीछे बैकग्राउंड है कुछ? अजान आ सर रही है। अजान आ रही है सर। चलें अजान का वेट कर लें। यस सर। जी सर। चलें ठीक है। ओके जी। तो इथेरियम ब्लॉकचेन को ना बेसिकली हम टच करेंगे आज थोड़ा सा। और मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। ओके। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? ऑलरेडी आपने ज़रियाब के थ्रू थोड़ा बहुत तो देख लिया होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हम इसको थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। और उसके बाद हाइपरलेजर फैब्रिक है, ये एक और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उधर भी हम पेयर टू पेयर ही है, उसमें भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, लेकिन उसका नाम मेरे ख्याल में कोड चेन कहते हैं उसका नाम है, लेकिन है वही, वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है। फिर R3 कोडा है, रिपल है, कोरम है और बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने ना डिफरेंट वर्जन दिए हैं ब्लॉकचेन को यूज़ करने के। तो अब हम देखते हैं कि हमारा इथेरियम ब्लॉकचेन, इथेरियम फ्रेमवर्क क्या है। इथेरियम का मसला, प्रॉब्लम या जो कंसेप्ट है वो वही है जैसे बिटकॉइन का है कि आप इथेरियम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं। इसमें वो भी है वर्चुअल मशीन, ईवीएम। ईवीएम अपने सारों पे इंस्टॉल कर दिए हैं। यानी यूँ समझ लें कि अब ब्लॉकचेन आपकी लोकल ब्लॉकचेन होगी, आपकी ईवीएम पे सारा कुछ सेव होता रहेगा। कोई आपकी 5 ट्रांजेक्शन हुई हैं, 10 हुई हैं, 20 हुई हैं, वो सारी की सारी ब्लॉकचेन पे, इथेरियम ब्लॉकचेन पे स्टोर होती रहेंगी। अब आपने इससे इंटरकनेक्ट कैसे करना है, आपने या किसी और ने, उसके लिए क्या है कि आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के तहत भी कर सकते हैं, जावा प्रोग्राम के तहत भी कर सकते हैं, और पाइथन के ज़रिए भी इस नेटवर्क से कनेक्शन कर सकते हैं। और ये नेटवर्क, हम इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो जेसन RPC की फॉर्मेट में भेजेंगे। ये है जावास्क्रिप्ट नोटेशन, एब्रिविएशन में भी मोरलेस यही होगा। इसके तहत आप क्या करते हैं, आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन वो इंटरफेस कौन सा होता है? Web3 इंटरफेस होता है। Web3 के ज़रिए आप बेसिकली रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वो Web3 क्या करता है, जो आपके अपने क्लाइंट के ऊपर ही ईवीएम इंस्टॉल है, वो देखता है कि मेरी अपनी डेटाबेस में कुछ चीज़ पड़ी है तो ठीक है, नहीं तो वो इधर ब्रॉडकास्ट कर लेता है। तो वो जिस कंप्यूटर पे, बल्कि सारों के ऊपर ही होगी, तो एक कंप्यूटर से वो डाटा उठा के जो भी इसके करीब तरीन होगा, वो डाटा अपने पास रख लेगा और वो अपनी वेबसाइट लोकल मशीन में सेव कर देगा। तो
इस तरह इंटरेक्शन होती है। तो ओवर डेवलपमेंट कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, इंटरेक्शन होती है, वो इस तरह है कि आप .sol, ये देखिए, ये है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी लैंग्वेज में आप एक स्मार्ट कॉन्टेक्ट रखेंगे और मे बी आपका एक लेक्चर शायद सॉलिडिटी पे हो और पर लेजर ब्लॉकचेन पे हो, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। और जब आप ये बना लेंगे तो सॉलिडिटी कंपाइलर के जरिए हम इसको कंपाइल करेंगे सॉलिक एस, और उस कॉन्ट्रैक्ट का एक बाइट कोड बनेगा या एबीआई जिसको कहते हैं, वो ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे, उस एबीआई को हम इंस्टॉल करेंगे किसी एक नोड पे, और वो नोड बेसिकली कनेक्ट करेगा इथेरियम के नेटवर्क से। वो डिप्लॉय होगा, ट्रांजैक्शन हम एक भेजेंगे। वो ट्रांजैक्शन क्या होगी कि यार ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसको क्या कर लो, ब्लॉकचेन इथेरियम पे ना इंस्टॉल करना है। जब वो इधर आएगा ट्रांजैक्शन, तो इन रिटर्न एक कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस मिलेगा कि यार आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने डिप्लॉय किया है उसका एड्रेस ये है। फिर जब हमने उस कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटरेक्ट करना है, उसके थ्रू हमने कोई चीज़ करनी है, तो हम इस एड्रेस के ज़रिए हम भेजेंगे कि यार ये एक एड्रेस है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ा हुआ इधर, उसका एड्रेस ये है जो कि ब्लॉकचेन ने ही दिया था। उसके फलां फंक्शन को कॉल करो, उसको फलां फंक्शन को रिमूव करो, या उसके इस फंक्शन को कॉल करके ये करो। तो ये सारी इंटरेक्शन हम इस कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस के थ्रू ही करेंगे। इथेरियम का बेसिकली एक कंसेप्ट था जो अभी भी है, वो है कि इथेरियम ने एक वर्ल्ड कंप्यूटर आपको देना है। वर्ल्ड कंप्यूटर का मतलब क्या है कि इथेरियम एक यूनिवर्सल प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन देगा कि आप ब्लॉकचेन को यूज़ करें, आपको अपने पास सर्वर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कोई डाटा यूज़ करना है आप यूज़ करें, ब्लॉकचेन पे स्टोर करें और ब्लॉकचेन फॉरएवर स्टोर कर देगा। तो एक वर्ल्ड कंप्यूटर होगा जिससे सारे कनेक्ट होंगे। अब वो सारे ब्लॉकचेन पे होंगे और आप प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है, आप इसको जिस तरह मॉडिफाई करना चाहें कर सकते हैं। ब्लॉकचेन को मॉडिफाई इस सेंस में उसके सोर्स कोड में आप अपनी ब्लॉकचेन बनाना चाहते हैं तो फिर है। एक मिनट ज़रा होल्ड करें, ये मुझे ना थोड़ा सा कॉल आ रही है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अब इथेरियम के अंदर थोड़ा सा डीप डिग करते हैं कि इथेरियम फ्रेमवर्क जो है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये इसमें क्या है। बिटकॉइन में तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है अकाउंट टाइप्स हैं, गैस का कंसेप्ट है और ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, बेसिकली इथेरियम में दो तरह के अकाउंट हैं। एक अकाउंट है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, EOA। ये क्या है और ये मैं बताऊंगा। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये वन बाय वन करके हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस क्या है। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट है जिसका डेफिनेटली एक बैलेंस भी होगा इधर के हिसाब से, अगर इथेरियम ब्लॉकचेन है, और वो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट ट्रांजैक्शन भी सेंड कर सकते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्ट को इंटरेक्शन करना चाहे वो भी कर सकता है। ये कंट्रोल कैसे होगा, एक प्राइवेट की होगी जो यूज़र के पास होगी, उसके तहत ही वो साइन करेगा, इंटरेक्शन करेगा, लेकिन इससे एसोसिएटेड कोई कोड बैकएंड पे नहीं होगा। यानी जस्ट एक एड्रेस होगा और उसकी प्राइवेट पब्लिक की होगी,
उसमें कुछ बैलेंस होगा और उसके तहत हम कोई ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, लेकिन उसके एसोसिएटेड कोई कोड नहीं होगा। ठीक है। दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये बेसिकली एक प्रॉपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। उस कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेटली एक वो भी एक अकाउंट ही है, उसका एक बैलेंस भी है और उसका एक एसोसिएटेड कोड भी है। एसोसिएटेड कोड का मतलब क्या है कि हम एक किस्म का एक ऐसा कोड लिख के, जिसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, वो हम एक ब्लॉकचेन पे सेव कर देंगे और ख़ास ट्रांजैक्शन जब आएंगी या कोई सिचुएशन अकर होगी, वो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन इनिशिएट होंगी और कॉन्ट्रैक्ट सेंड एंड रिसीव अमाउंट कर सकेगा। या ये अमाउंट के क्रिप्टो करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आप कोई और मसलन आईओटी की आप कोई काम लेना चाहें तो वो किसी को सिग्नल भेजेगा या रिसीव करेगा खास सिनेरियो में। तो ये इसमें हम जो ट्रांजैक्शन बार बार कह रहे हैं, ट्रांजैक्शन यही होती है कि एक डाटा दूसरे डाटा से भेज रहा है, एक कॉन्टैक्ट दूसरे कॉन्टैक्ट से कर रहा है, एक अकाउंट दूसरे अकाउंट से कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, वो एक मैसेज होता है जो कि सेंडर का बताता है कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, वैल्यू कितनी है। अच्छा, इसमें बिटकॉइन की तरह एक करेंसी है स्टोशी, लेकिन इधर इथीरियम में इसको वे कहते हैं, एक यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो करेंसी है। और उसमें एक गैस भी होती है। गैस बेसिकली है क्या, वो एग्जीक्यूशन फीस है कि आपने एक ट्रांजैक्शन करनी है, उसके लिए आप कितनी फ्यूल दे रहे हैं, कितनी गैस दे रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे होता है। अब ये काम देखें, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट में देखें तो नाउंस है, बैलेंस है, कोड हैश है और स्टोरेज रूट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, वो यही चीज़ें हैं लेकिन इसका कोड भी है साथ साथ। तो चाहे एक्सटर्नल ओन्ड अकाउंट हो या स्मार्ट कॉन्टैक्ट वाला अकाउंट हो, वो क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं, स्मार्ट कॉन्टैक्ट को कॉल रिसीव कर सकते हैं और एक मैसेज आएगा। और इसी तरह वो किसी एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट है या एक कॉन्टैक्ट है, दूसरे कॉन्टैक्ट से रब्ता कर सकता है। तो जो ही एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी तो पहले आपकी ब्लॉकचेन की स्टेट ये होगी, उसमें आपने ट्रांजैक्शन ये की होगी कि एक बंदा इसको पैसे भेज रहा है, और नई स्टेट जो बनेगी उसमें ये वाली ट्रांजैक्शन सेव होके आ जाएगी। देखिए इसमें पहले क्या था, जस्ट एलएस था, अब इसमें चार्ली भी आ गया है। ठीक है, बाकी चीज़ें भी आ गई। तो ये बेसिकली चार्ली के अकाउंट में आई है, तो नए स्टेट में अब चार्ली भी ऐड हो गया है। अब आते हैं स्मार्ट कॉन्टैक्ट, जो हमारा एक लास्ट टॉपिक था इसका, कि इसमें हमने कैसे इस चीज़ को लेके चलना है। अच्छा, इसमें हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली टिपिकल सोर्स कोड है। एक आप यूँ मान लें कि आपने एक सेगमेंट ऑफ कोड है जो कि आपने ब्लॉकचेन के ऊपर सेव कर दिया है और वो ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही हैं। आपने कोड लिखा है, आपने यूँ समझ लें कि ये एक ट्रांजैक्शन ही है। जैसे आपने एलिस बाप को एक बिटकॉइन भेज रहा था, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक किस्म की एक कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, जिसमें हमने कहा है कि यार इसको आप ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दो। तो वो भी इसको ब्लॉकचेन इसको एज अ ट्रांजैक्शन ही लेगी और इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर देगी ब्लॉकचेन के ऊपर, और इन रिटर्न उसका एक एड्रेस दे देगी, हाँ जी ये आपका एक एड्रेस है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्या है, एक मिनट होल्ड करें। अच्छा, अगेन सॉरी क्योंकि मैं घर बैठा हूँ, तो जब घर होता है तो बंदा फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपने ऑलरेडी देख लिया है जरिए आपके प्रोजेक्ट्स में कैसे होते हैं, तो उसमें मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता दूं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक किस्म का, आप यूँ समझ लें कि C++ में जब एक आप प्रोजेक्ट बनाते थे या एक फाइल लिखते थे, उसमें क्या होता था, एक क्लास होती थी, दूसरी क्लास होती थी, कुछ फंक्शन होते थे, सेटर गेटर इस तरह के होते थे, और ऊपर आप इंक्लूड समथिंग लिखते थे। तो ये भी एक ऐसा ही कोड है। ठीक है,
लेकिन इसको हमने ब्लॉकचेन में जब एक कंसेप्ट दिया है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब इसके स्टार्ट में हम लिखते हैं इंक्लूड की जगह पर प्रैग्मा और सॉलिडिटी लैंग्वेज जिसकी अपनी है, और उसका वर्जन लिख लेते हैं और उसी वर्जन के हिसाब से हम कोड इधर लिखते हैं। ठीक है, और ये इसकी डिटेल अभी हम मे भी शायद ना जाएं, वो शायद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब हमारा सॉलिडिटी वाला लेक्चर होगा मे भी शायद उसमें ये आपको डिटेल कवर करें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट टेस्ट मैं आपको ये बता दूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट एक यूँ समझ लें कि C++ वाली फाइल है, थोड़ा सा डिफरेंट उसमें। इसमें हम मे बी सिंटैक्स चेंज हो सकता है, इसके डिफरेंट वर्जन है, मेरे ख्याल में शायद 9 वर्जन तक तो मैंने देखा था। मे बी शायद किसी को पता है सॉलिडिटी का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? एनीवन? 8.11 है सर। ओके, अच्छा मेरे ख्याल में मैंने 9 देखा था या शायद मैं भूल रहा हूँ, फिर 8 देखा होगा। ओके, तो इसमें ये एक सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें यानी एक दो चीज़ें ऐड की गई हैं कि ये क्या है। बेसिकली मैं इसकी डिटेल में नहीं देना जाना चाह रहा क्योंकि वो एक अलग सॉलिडिटी का लेक्चर होगा। तो इस तरह का कोड होगा, यानी ये देखिए मिंट के लिए, सेंड के लिए, रिसीव के लिए और ये मैपिंग के लिए है कि इसके ऊपर कितने एड्रेसेस कितने बैलेंसेस हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह का एक कोड होगा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बार बार कह रहे हैं, और वही ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड होगा। तो इसमें जो हमने आईसीओ को कहा था, तो आईसीओ में भी इस तरह करते हैं कि आप मिनिमम एक सेल का टारगेट रख देते हैं कि यहाँ तक हमारी जब सेल हो जाएगी टोकन्स की तो फिर हमारा प्रोजेक्ट फंडेड हो जाएगा और हम अपनी क्या कर लेंगे, करेंसी को फिर बेच सेल कर सकेंगे। यानी शुरू में कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, सारे अपने करेंसीज इसमें सेव करते हैं, सारे बंदे इधर सारे ये देखिए सेव हो गए कॉन्ट्रैक्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया, डायरेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दिया, और ये टीम है जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। जब उन्होंने कहा कि ओके हमारे टोकन सारे सेल हो गए हैं, तो इन्होंने कहा जब हमारा प्रोजेक्ट पास हो गया है तो फिर क्या होगा, सारों को उनके हिस्से जिस तरह शेयर परचेज किए थे उनके हिस्से मिल जाएंगे और आगे भी वो फर्दर चलते रहेंगे। अगर तो ये फेल हो गया इनका प्रोजेक्ट, तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की होगी ये ऑटोमेटिकली इनको रिटर्न हो जाएगी। इनको ये नहीं कि बैंक चलान फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा कि हमने पैसे लगाए थे ये हमें पैसे नहीं दे रहे, ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होंगी। ये किसके तहत हो रही हैं? ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत होंगी, किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक वेंडिंग मशीन है कि आप सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इधर आपने बटन दबाया, उसको बताया कि मुझे ये चिप्स चाहिए तो चिप्स लेस की चीज़ें आ गई हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर कंपैरिजन करें तो एक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है 2-3 दिन लग जाते हैं और उसको बनाने में, इंग्लिश लिखने में और स्टैम्प पेपर पे और लायर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करने में, जबकि इसमें क्या होता है मिनट्स में बन जाता है और ऑटोमेटिक चीज़ें होती है, मैनुअल कोई काम नहीं होती, एस्क्रो नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती और इसमें पैसे भी इतने नहीं लगते, जबकि उसमें आपकी काफ़ी सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और पैसे भी लगते हैं। इसमें फिजिकल अपीयरेंस है जबकि इसमें डिजिटल सिग्नेचर ही आपके काफ़ी हैं और लायर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं? ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी एफएपी के लिए जाना है या उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उनके लिए ये एक स्लाइड अच्छी है कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम सिंपल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज की स्मार्ट होम बना सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकते हैं, आईओटी में यूज़ कर सकते हैं, इंश्योरेंस में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बेतहाशा इसकी यूज़ के सिनेरियो हैं जहाँ पर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो ये उसके एडवांटेजेस हैं। ये ऑलरेडी हमने कहा है कि इसमें सेविंग है, मिडिल मैन नहीं है, कोड इज़ आ लॉ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको किसी लॉ के पास, किसी जज के पास, किसी लायर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपने देख लिया है, सोर्स कोड उसका देख लिया है, अगर आपको ओके लगा है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है और अब आपके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ही चीज़ें करेगा। ऑल्दो हो सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड लिखने में कोई गलती हो गई हो, तो ये एक डेंजरस चीज़ है जो कि इस पर काफ़ी सारे अटैक हुए हैं, वो भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा अगर इसमें कहीं पर आए तो।
अच्छा जी, दूसरा जो इसका वो है, बल्कि तीसरा कहें, पहला बिटकॉइन, दूसरा इथेरियम, और तीसरा जो है ना हाइपरलेजर फैब्रिक है। ये भी इस तरह ही है, लेकिन इसमें गैस वगैरह वो यूज़ नहीं होती, पैसे नहीं लगते, आप फ्रीली एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें पैसे नहीं हैं। ये आप एप्लीकेशन बेस आप चीज़ें बना सकते हैं। इसमें पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अगर करनी हो तो वो चीज़ें, बेसिकली उसका पर्पज़ ये नहीं है, मे बी इनडायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये एक किस्म का कंपैरिजन है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का। अब मैंने सारे तो नहीं बताए, बिटकॉइन है, इथेरियम है, एक्सआरपी है, और इसमें मेन वेबसाइट कौन सी है, ब्लॉकचेन जनरेशन कौन सी है, कंसेंसस मैकेनिज्म कौन सा है, एनर्जी कौन यूज़ करता है, ब्लॉक टाइम क्या है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता है या नहीं करता, ये डिफरेंट ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है, जो थोड़ा बहुत एक कंपैरिजन किया गया। अच्छा, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिस्ट है डेवलपर के लिए, कि अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहें, ट्रफल फ्रेमवर्क है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो रेड किए हुए हैं ये मैंने थोड़े बहुत देखे थे। और टेस्ट ईथरनेट फॉसेट है, ये है कि कुछ ऐप में ना आपको, अगर आपने लाइव अगर आपने टेस्ट करना है टेस्ट नेटवर्क के ऊपर, तो वो आपको एक डमी किस्म के इथेरियम देते हैं, ईदर देते हैं, उसको हम फॉसेट कहते हैं। वो आपको अगर आपके पास हो तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आल्दो उनकी वैल्यू ज़ीरो होती है, लेकिन उन्होंने टेस्ट नेटवर्क को बचाने के लिए उन्होंने ये रखा हुआ है, ताकि हमें कोई भी ट्रांजैक्शन आए तो उसके पास डमी तो हो ना कोई चीज़ बैलेंस में, तो फिर जाके वो कर सके। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल एक रेप्लिका बनाएंगे, बिल्कुल डुप्लीकेट होगा, होगा आपका डमी नेटवर्क, लेकिन आप होगा बिल्कुल ओरिजिनल नेटवर्क की तरह। ये टेस्ट पर्पज़ के लिए होते हैं। इथेरियम क्लाइंट है, डिफरेंट है। इथेरियम ने सिर्फ एक उसके लिए नहीं बनाया, लैंग्वेज के लिए। हो सकता है किसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाए तो उन्होंने गेट, पैरिटी, सी प्लस प्लस, रस्ट और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इन्होंने बनाया है। इथेरियम जेएस, ये डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जो कि इथेरियम के नेटवर्क को इंटरेक्ट करने के लिए हैं। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा मशहूर है वो सॉलिडिटी है, उसको मैंने किया है। इसके अलावा वाइपर है, बैम्बू है, ट्रिपल एल है। टेस्ट ब्लॉकचेन्स कौन सी, जहां पर आप एक टेस्टिंग करना चाहें, ये यानी टेस्ट नेटवर्क फॉर लोकल होस्ट है, ठीक है। और ये टेस्ट नेटवर्क जो है ये ऑनलाइन है, ठीक है। तो ये आप अपने कंप्यूटर पे ऑन कर सकते हैं, आपको नेट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी। आईडीईज हैं जिसमें आप वो कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। रीमिक्स आईडी है जो इन्होंने इथेरियम वालों ने बनाया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, स्टूडियो कोड, सॉलिडिटी एक है, और इसके डिफरेंट वर्जन हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के हिसाब से एपीआईज हैं, वेब 3 जेएस है, ईदर जेएस है, ईदर डॉट जेएस है, वेब 3 रैपर है, और बैकएंड इथेरियम के भी इस तरह के डिफरेंट एपीआईज हैं, ठीक है। और ये हमने सारा तकरीबन देख लिया, इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपने स्टोरेज करनी है, आईपीएफएस है, विस्पर है मैसेजिंग के लिए। अगर आपने गेम डेवलपमेंट करनी है, मे भी शायद आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़े। इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में क्या आता है, वॉलेट्स हैं आपके, ठीक है, मोबाइल वॉलेट्स हैं, इथेरियम वॉलेट्स हैं, वेब वॉलेट्स हैं, हार्डवेयर लेवल के भी हैं, यानी एक मशीन है, आप एक डिवाइस ले लें बजाय इसके कि ऑनलाइन रखें। वेब एक्सप्लोरर है, इधर स्कैन है, blockchain.com है, और भी बहुत सारे इस हैं। गैस प्राइस टूल्स हैं डिफरेंट, के आप गैस प्राइस कितनी लगेंगी कि इस ट्रांजेक्शन को इनिशिएट होने के लिए। तो अगर आपने रिसर्च आप में से कोई करना चाहता है तो ये रिसर्च डायरेक्शंस हैं। बिटकॉइन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्केलेबिलिटी का इशू है, ठीक है, कि हर रियल टाइम के लिए ये हम नहीं कर सकते। इथेरियम में लाइट क्लाइंट्स हैं कि अगर एक ब्लॉकचेन दूसरी ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करना चाहती है। हाइपर लेजर में देखें प्राइवेट ब्लॉकचेन्स हैं, कंसेंसस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाइपर लेजर है, इस तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ टेस्टिंग रह गई हैं, ब्लॉकचेन की प्राइवेसी का इशू है, तो उसके लिए भी हैं। आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं तो इसको कर लेते हैं, इन डिटेल हम देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें रह गई हैं, तो वो हम कर लेते हैं जी। एनीवन?
अगर किसी का क्वेश्चन नहीं भी है तो वो भी बता दे कि मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं है, ताकि हम फिर ये डिसाइड कर सकें। जी सर, कंटिन्यू करें। ओके, तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम इसकी पहले रिकॉर्डिंग ख़त्म कर लेते हैं, और इंशाल्लाह